हेलो मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत ही सलीके, बहुत ही तरीके के साथ जो अभी तक पेपर दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि उसमें आप लोगों ने तनिक भी कमी नहीं छोड़ी होगी। समझ में आई बात। आज मैं आपको एक ऐसे विषय से, एक ऐसे टॉपिक से, एक ऐसे सब्जेक्ट से रूबरू कराने वाला हूं दोस्त, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। क्लास 10th में आपको पता होगा कि आपने बहुत सारे एक से एक तोप जैसे पेपर को यूं ही चुटकी बजा के हल किया होगा, सॉल्व किया होगा। बेहतर तरीके की जो भी कंटेंट डिमांड थी वो आपने लिखा। अब हम देखने वाले हैं दोस्त 10 फरवरी में, जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, मैथ के लिए। ये मैथ एक ऐसी विषय है कि दोस्त समझ में आ गया तो लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स में सबसे हलवा अगर कुछ है तो बस मैथ ही है, और अगर नहीं आया तो आपको लगता है यार सब पढ़ाओ बस मैथ से दूरी बनाओ। इसीलिए हम 10th के बाद मैथ को छोड़ भी देते हैं। लेकिन अब वो आपका समय समाप्त है। टेंशन बिल्कुल जो भी है उसको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी रामबाण दवाई देने वाला हूँ जिसको ले करके आपको लगने लगेगा कि यार मैथ भी हम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कहीं भर कुछ भी नहीं जाना होगा तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं आज आपको कुछ ऐसे फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को फार्मुलेट कर पाओगे, उससे कोरिलेट कर पाओगे और आसानी से यूं ही चुटकी में उसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्या आप तैयार हो? तैयार हो बेटा? बिल्कुल आप रेडी ही होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। जो भी जितने भी घंटे इसमें लग रहे होंगे आप उसको शुरू से अंत तक बन जाइए। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें में रिवील करने वाला हूँ जिसको आप सुनेंगे, आप समझ जाएंगे तो इस पेपर को जो बहुत आसान होने वाला आपके लिए था वो और भी ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप अगर ये भूल कर रहे हैं कि मैं स्किप करके अभी आगे लास्ट वाला पार्ट देख लूँगा जो सर अभी रिवील करेंगे, तो वो गलती नहीं करना है, क्योंकि वो रिवील होगा लेकिन उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये वीडियो के स्टार्टम से ही जुड़ा रहेगा। जब आप उस चीज़ को देखोगे लास्ट में जाके तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ से सुनते हुए जाओगे तो लगेगा यार कि वो बात जो शुरू में हुई थी अब अंत में वास्तव में उसका जो निचोड़ है, जो रिज़ल्ट है, जो सर ने कहा था वो ये है और वही आपका भला कर देगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अब भला करने के लिए मैं रेडी हूँ और आप भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल रेडी ही होंगे भले को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। चलो भैया, देखिए होता क्या दोस्त कि जब आप मैथ का पेपर देने जाओ तो सबसे पहला काम ये करना, थोड़ा सा इत्मीनान से, बेहतर ढंग से आप पेशेंस के साथ बैठिए और जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके लिए कुछ समय आपके पास रहेगा, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक, पहला चीज़, उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपके जहन में ये बात ज़रूर आती है कि हाँ इसका सिस्टम, इसका मतलब है क्या, इसमें क्या कहना चाहता। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ अ वेरी इजी बट द स्टूडेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन आर सेइंग, तो वहाँ पे मामला फंस जाता है। तो वो सिस्टम अगर आप चाहते हो कि यूं ही चुटकी में सॉल्व हो जाए तो उसके लिए पहले क्वेश्चंस को बहुत ही फ्री माइंड से, इस बात की चिंता छोड़ देना कि मैं 15 से 20 मिनट सिर्फ पेपर को शुरू से अंत तक पढ़ूंगा। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन जो अभी आप दौड़ते भागते रनिंग करते हुए सॉल्व करते हो जल्दी जल्दी, उसमें गलतियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे एरर हो जाते हैं, उससे आप बच जाओगे। क्योंकि आपने पहले उसको 15 से 20 मिनट दे रखा होगा कि यहाँ मतलब क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, एवरीथिंग ऑलरेडी यू नो। अब पहला काम तो ये करना है। सेकंड काम क्या करना है? सेकंड काम में दोस्त ये करना है कि जितने भी उसमें ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं, पहले इजी क्वेश्चन को जरूर आप बीट करिए। क्योंकि इजी क्वेश्चंस क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चंस आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है, जो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं मैथ को देख करके, उससे आपको राहत मिल जाती है। आप जब छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के सवाल को यूं ही लगाते चले जाते हो जो कि आपको आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, आप बड़े से बड़े सवालों को भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो।
है ना। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से लड़ने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। अचानक कोई राजा नहीं बन जाता ना, पहले तो उसको छोटी छोटी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि यार मैं सुबह उठूँ, मैं राजा की ज़िंदगी जीने लगूँगा, तो नहीं होगा ना। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बर्न लाइक द सन। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बिन जलने से कुछ होगा नहीं भाई साहब। सोने मतलब डायमंड को अगर चमकीला बनाना चाहते हो तो उस पर खूब ज़्यादा लगाओ ताकत। जितना ज़्यादा पीटोगे, जितना ज़्यादा लोहा पीटा जाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर बनेगा। समझ में आया। तो अब ये सारे मामले तो मैंने आपको ओरली समझा दिया क्या कैसे करना है। अब मैं सबसे पहले आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के पहले तो फार्मूले को समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से फार्मूले आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस हैं। इसको ध्यान से समझिए। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू से अंत तक मैंने कहा दोस्त बने रहना है। अगर आप बहुत ही बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो मैथ में 10 फरवरी में, क्लास 10 वाले हमारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा इसको, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि इस कंप्लीट मैथ के जो फार्मूलेज और इसके जो स्ट्रैटेजीज होती हैं फॉर द 10 मार्च के लिए, सॉरी फरवरी में बोला था, 10 मार्च के लिए क्या कहता है वो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रियल नंबर, है ना। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि ये वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है, पढ़ा होगा ना। अभी मैं नहीं पढ़ाया, अपनी मैराथन में देखा होगा आपने। अब उसी को मैं बता रहा हूँ कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? ऑल नंबर प्लॉटेड ऑन द नंबर्स लाइन। मैंने नंबर लाइन्स मालूम मैंने खींच दिया है, जैसे मैंने ये नंबर्स लाइन खींच दिया, ठीक है ना। इस नंबर्स लाइन्स पर जितने भी नंबर होते हैं सबको मैंने प्लॉट कर दिया, यानी सबको इसी पे क्या कर दिया, लाइनअप करवा दिया। अब कहा ना कि ऑल द नंबर प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में कौन है? तो पहला वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। नेचुरल नंबर आप जानते हो कि नेचुरल, होल नंबर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इंटीजर्स होंगे, साथ साथ रेशनल नंबर, और रेशनल का बड़ा पापा इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो ये जितने भी टाइप्स के नंबर आपके जहन में दिमाग में आ रहे हैं ये सब मिलकर के ऑल द नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? ऑल द नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, और यही रियल नंबर की एक पहचान है, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि ऑल द नंबर प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, चाहे होल नंबर हो, चाहे उसको आप रेशनल बोलते हो, चाहे रेशनल बोलो, चाहे इंटीजर बोलो, चाहे फिर आपका नेचुरल नंबर। सो ऑल दीज प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। इसको आप नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे। फिर जैसे मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर, जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल में 7 एक नेचुरल नंबर है ना, तो ये नेचुरल नंबर में आ गया। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, और चीज़ों के डेफिनेशन को ईजी तरीके से आप लिख भी पाए। कभी कोई डेफिनेशन भी दो, 1-2 नंबर में आ जाएगा कि डिफाइन द रियल नंबर। अब रियल नंबर लिखा, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उसका नाम लिख दिया और एग्जाम्पल दे दिया, दैट्स ऑल। फिर देखिए माइनस लगा दिया मैंने, माइनस नेगेटिव नंबर्स क्या कहलाता है यहाँ पर? इंटीजर्स के नाम से आ गया। डिसमिल में आ गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल क्या होता है भाई? जैसे मैंने कहा ना, देखो जैसे मैंने लिख दिया 8/3, क्या करोगे? 3 2 जा 6। अब ये मतलब इसको काट पीट करके जो डिसमिल आ गया, अब यही तो लिखा है ना, डिसमिल में लिखा है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर पता हो गया होगा। फिर देखो, फिर मैंने कहा भाई साहब अंडर रूट चाचा आ गए हैं इसमें। अभी तक क्या था? अंडर रूट नहीं था। जैसे मैंने एक बच्चे को कहा, मैं पढ़ा रहा था तो उसमें ऐसे लिख दे भाई, एक नंबर ऐसे लिखा था, एक नंबर ऐसे लिखा था, ठीक। तो मैंने कहा बेटा ये पढ़ो, तो उसने कहा सर ये -2 2 बार क्यों लिखे हैं? तो मैंने कहा भाई साहब ये -2 2 बार लिखा है, ये क्या है, ये क्या है? तो उसने कहा सर ये तो -2 समझ में आ रहा है, लेकिन ये सर एक खोपड़ी पकड़ी से माइनस लग गया। अब बताओ भैया खोपड़ी में माइनस लगा है? अरे मैंने कहा बाबू ये बाहर है, बाहर कहते हैं। तो कहा साहब ये माइनसवा सामने तो देखे थे, लेकिन ये माइनसवा अगर खोपड़ी पर कहाँ से लग गया है? अब मूड़ी खजुला के भैया बोल बैठे प्रश्न ऐसे। तो ये भी समझिए भैया बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस साइंस को हम लोग साइन को नहीं जानते हैं, तो उसको समझ लीजिए, ये फार्मूला ही आपको क्लियर कर पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे समझेंगे। देखो भैया फिर कहा गया है, हमने कहा अंडर रूट में है तो हमारा किस में? इरेशनल नंबर में आ गया। अब रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर कहता क्या?
पहले भी वही चीज़ बात हुई थी हमारी रेशनल इरेशनल में, तो मैंने कहा अंडर रूट की कहानी है। रेशनल नंबर कहता है दोस्त एक्सप्रेस होता है ए बाई बी। कैसे एक्सप्रेस करते हो? ए बाई बी में करते हैं। और ए कामा बी यानी ये दोनों कैसे होते हैं? नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स नहीं है, ध्यान देना, ए एंड बी बोथ आर नॉट अ इंटीजर्स, ये ध्यान देना। तो ये हमारा ए बाई बी के रूप में होता है, फॉर्मेट में होता है। बाद में देखेंगे जैसे 1/2 डिवाइड करोगे तो कैसे होगा? ये मान लो डिसमिल लगा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 यानी 0.5 आ गया। ठीक, यहाँ पर A/B लिखा है मैंने, लेकिन ऐसे जब फॉर्मेट आते हैं दोस्त, किसमें? इस वाले में, रेशनल नंबर में, इसमें एक शर्त लागू होता है, कभी भी b हमारा 0 नहीं हो सकता। ध्यान देना, b इक्वल टू नॉट या b इज़ नॉट द 0, b उसके बराबर नहीं होगा 0 का। फिर देखो इरेशनल क्या कहते हैं? रेशनल तो आपने देख लिया कि यहाँ अगर कोई चीज़ ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्मेट में है, तो कभी भी ये एरिया हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ भाई? रेशनल नंबर इरेशनल क्या कहते हैं? देखो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल फ्रैक्शन। कभी भी इरेशनल नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। ये बात थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ लीजिएगा। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इनटू द इरेशनल नंबर। समझ में आई बात? फिर देखो, जैसे ए बाई बी है तो ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में आता है। किस में आता है? एक्सपेंशन इसका क्या है? डेसिमल के फॉर्मेट में है, यानी कि नंबर रिपीटिंग टर्मिनेटर्स। इसमें बहुत सारे नंबर रिपीट करते दिखाई पड़ेंगे। जैसे बताऊँ, पाई को आप जानते होंगे। अरे भैया 4 पाई ना समझ लो भैया, ये 4 पाई साहब कहाँ ले गद्दा उद्दा बिछा के सोए हैं, वो नहीं है, ये पाई है बाबू, मैथमेटिक्स वाला है। पाई का मान आपको पता होगा, बचपन में पढ़ते चले आए हो, 22/7 22/7 यही तो होता है। इसको जब डेसिमल में चेंज करते हो तो कितना आता है? 3.1415119। देखो इसमें नंबर रिपीट कर रहे हैं क्या? पर नेवर इंड द रिपीट्स। वो का है भैया, रिपीट थोड़ा ना इंड करेगा। ये बात सही है, आगे देखेंगे। अब देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको खुद को पता होना चाहिए। 1.411 हम लोग इतना तक पढ़ते थे मैथ में। अब यहाँ पर देख लो, पूरा लिख दिया मैंने, 1.414213। क्लियर? आगे देखो, अब प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ना समझ जाओ, ये प्राइम नंबर होता है। क्या कहता है? नेचुरल नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। जब नेचुरल नंबर 1 से ज़्यादा रहे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा होगा कहीं पर, कहाँ है ये नेचुरल नंबर? मैंने देखो 7 लिखा था, तो ये क्या प्राइम नंबर हो सकता है ना? क्यों? इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैंने वही लिखा है कि प्राइम नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर ग्रेटर होता है किससे? 1 से। हैव द ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं लल्ला? 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं बाबूजी? देखो, एक तो आपका 1 हो सकता है और दूसरा तो वो खुद हो सकता है। जैसे मैं बताने वाला हूँ, देखो मैंने जैसे कहा दोस्त, यहाँ देखना जरा, मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैं इरेज करता हूँ इसको हटा देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा, मान लो कि 17 ले लिया, चलो 17 ले लिया। अब जरा 17 को जरा डिवाइड करके दिखाओ, कौन सा नंबर इसका फैक्टर है? ये किसी से डिवाइड हो सकता है। तो देखो, एक तो मैंने कहा 1 से हो सकता है, 117 1 जा 17 कट जाएगा। एक तो ये खुद से होगा, 17 से होगा। तो क्या 1 से भी कटा और एक तो खुद से कटा? तो मैंने वही लिखा है कि ये नंबर हमारे, इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है। क्या बात समझ में आई होगी? तो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइम नंबर। मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, इसलिए शुरू से अंत तक समझ लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा बोर्ड में। ये आप लिख लीजिए किसी पन्ने पेज में। देखो फिर लिखा इसमें, जैसे मैंने लिखा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। अब 19 को काट के दिखाओ, तो 19 1 से कटेगा, ये तो खुद से कटेगा। 2 खुद से कटेगा, ये तो 1 से कटेगा। 3 1 से या खुद से, 5 1 से या खुद से। ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर, राइट। नेक्स्ट देखो, आ गया भैया, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूँगा। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया आपने बहुत सारे शेप देखे होंगे, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं, उसी फॉर्मेट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फार्मूला रख लीजिएगा दोस्त, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, नहीं दोनों प्लस माइनस √d/2a, और d का मान होता है, देख लीजिए, d इज इक्वल टू b² - 4ac। इस फार्मूले पर जान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल ध्यान रखना। दे देगा आपको नंबर, सारे वैल्यू पता होंगे, आपसे पूछ लेगा कि डिफाइन द, या कह देगा कि एक्सप्लेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। ये फार्मूला याद रहेगा तो फिर कुछ कर पाओगे, नहीं तो पड़े रहना उसी में आराम से, निद्रा अवस्था में सो जाना 2-4 घंटा, उठना अपना
1 घंटा बाद पेपर के बाद। फिर देखो अब थोड़ा एक आता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का नाम होता है, बचपन में सुना ना, एपी एजी और जी ना समझ लेना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ द टर्म ऑड नंबर। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है यानी मिडिल टर्म निकालना है, उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए पता लगा कि आपका जो नंबर दिया है वो ऑड नंबर में आता है, यानी आपने को 1 2 3 5 8 ऐसे दिया है, आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 5 आ गया, आपने कह दिया ये तो ऑड नंबर है भैया, इवन होता तो 2 से कट जाने वाला होता है, 1 2 3 4 इवन, ऑड आ गया 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड नंबर, कहाँ कटेगा 2 से। तो ये ऑड नंबर में जब आते हैं तब मिडिल नंबर कैसे निकालता है, इसका एपी कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मेट है n/1/2, ध्यान से रटो बेटा, समझ में आई। लेकिन वहीं पर अगर इवन आ गया तो वहाँ पे तकलीफ है, n/2 सिंपल करो या n/2 +1 भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है दोस्त, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रटिए, ठीक है। फार्मूला अगर याद है तो सवाल लगाने में आपको झंझट आ ही नहीं सकता। अगला देखो कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में बहुत सारे हैं, जैसे सेक्शन फार्मूला एक होता है, क्या है सेक्शन फार्मूला, जिसमें क्या होता है mx2 + nx1 / m+n। ये फार्मूला रटना है कब, जब आप सेक्शन फार्मूला निकालोगे, देयर यू कैन यूज टू दिस फार्मूला राइट नाउ देखेंगे। एक हो my2 + ny2 / m+n। ये सारे फार्मूले दोस्त किस में आते हैं, सेक्शन फार्मूला में आता है, बात सही भाई। अगला देखने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। भाई मिड का जो बीच में है उस पॉइंट का फार्मूला कैसे निकालोगे, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में। देखो क्या करोगे, x1/x2/2, x1 + x2/2, y का अगर निकालो y1 + y2/2। So this is the formula for the midpoint formula। क्लियर है बात यहाँ तक, चलो आगे देखें भाई, देखते रहेंगे। अब आते हैं इसमें दोस्त लीनियर इक्वेशन। अब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। देखो जैसे अगर एक वेरिएबल उसमें है, 1 वेरिएबल है, क्या होगा 1 वेरिएबल के लिए हम लिखते हैं ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन में जब 1 वेरिएबल होता है तो ax + b = 0, अर्थात क्या कहता है कि a जो है कभी भी b के मतलब यह कहते हैं a 0 के बराबर नहीं होता, ये तो है ना। फिर देखो a एंड b दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर होगा, a भी कैसे हैं, रियल नंबर, इसको रटना है आपको। फिर देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है 2 वेरिएबल के कैसे निकालोगे, एक वेरिएबल के लिए तो आपने कह दिया सर कि हाँ एक वेरिएबल अगर नंबर है तो a + b या ax + b = 0, जिसमें हमने कह दिया कि a इज़ नॉट इक्वल टू द 0। ये फॉर्मेट हमने दिखा दिया जो कि रियल नंबर है, लेकिन 2 वेरिएबल है, क्या करोगे। अब यहाँ ax, यहाँ पे ax + b था, यहाँ पे देखो एक x भी वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल मैंने लिया है, ध्यान से। अरे वेरिएबल भैया जो बदल जाता है, वेरिएबल समझे तो, कहा ना कहा बहिर बार बार बदला करो तो वही है वेरिएबल। तो दो डिजिट है, 2 चीज़ें हैं एक इक्वेशन में बदलने वाली हैं। कभी x हो सकता है यहाँ पर 5 आ जाए, हो सकता है यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 10 आ जाए, 11 आ जाए, यानी एक इक्वेशन में 2 लोग बदल रहे हैं, मौसम की तरह बदलना जाना, समझ रहे हो ना। तो ये मौसम की तरह बदल रहे हैं, 2 वेरिएबल है। तो ऐसे फॉर्मेट में क्या होता है ax + by + c = 0। क्या इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या कहना चाहता है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात a b c d ऑल दीज थिंग्स केम अंडर द रियल नंबर। समझ रहे हो ना बेटा, चल लो आगे देखो भैया। अब 3 वेरिएबल आ गए, बाबा भी मौसम की तरह 2 लोग बदलते रहे, अब इस बार इक्वेशन में 3 बदलने वाले हैं। क्या कहता है ax + bx + c, ओ हो x बदलेगा, y बदलेगा, z बदलेगा, कितनों को बदलते देखोगे भाई। एक गिरगिट है क्या, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कहन जैसा देश वैसा भेष हैं। तो यही चीज़ है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब ये हो गया कि जैसे एक मुहावरा बेटा इडियम्स है। जैसे मान लो कि आप शहर में रहते हो और आप गांव में आए हैं, जैसे शहर में इंग्लिश में बात करते होंगे, अब गांव में आए हैं और कोई औरत है, औरत से आप गए पूछे कि एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ दिस वे, कहाँ पर है ये रास्ता, कहाँ जाना है, या कोई चीज़ आपने एक्सक्यूज़ मी लगा के बोला, तो उसको लगेगा ये तो हमको गाली दे रहा है भैया। तो हो सकता है आपको 2-4 हज़ार गाली वो वहीं पे दे भी दे आपको, क्योंकि उसको लगेगा आपने गाली दिया है। और आप भूल चुके थे कि भाई साहब आप गांव में हो, अब गांव में वहाँ कंडा लीपा जाता है, अब आप बताते हो एक्सक्यूज़ मी, तो एक्सक्यूज़ मी में हो सकता है कि आपके ऊपर
2 ठो फ्यूज भी हो जाए वहाँ पे, तो ये प्रोसेस चल सकता है। तो इसीलिए जैसा देश वैसा भेष बनाओ। अब यहाँ 3 मौसम बदलेगा। देखो एक क्या कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। इसमें ना ए ना बी ना सी, नथिंग इज इक्वल टू द 0 एंड ऑल दिस केम अंडर द रियल नंबर। क्लियर भाई साहब, ये समझना। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ये कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वही जो भी मैंने समझाया, सेम प्रोसेस है। a1x, यहाँ 2 वेरिएबल एक साथ चल रहे हैं, b1 प्लस c1, ये सब 0 के बराबर नहीं होंगे, जिसमें a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। ये फार्मूला है इसका, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कहते हैं भैया। अब कुछ मैं आपको एल्जेब्रिक फार्मूला बताता हूँ। ध्यान, बचपन में सुना होगा आपने, 7th 8th 9th से ही शुरू हो जाता है, 10th में भी है। तो समझिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन से पढ़ते चले आए हो, नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े होंगे आप लोग। देखो जैसे मैं एक यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, इस पर देखो कहाँ गया ये वाला फार्मूला। जैसे देखो मैंने दे दिया तुमको दोस्त एक क्वेश्चन दिया इसी पे, मान लो इसे 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लगा दो इसके ऊपर, फार्मूला यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करते हो, 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 लगाओ, a का मान कितना है 5 है, 5 रखो। b का मान कितना है 3 है, 3 रखो। सॉल्व करो इसको तो 5 जा कितना होगा 25, 3 3 जा 9 और प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ऐड करोगे तो 3 5 कितना 55, 9 5 14 64 आंसर आ जाएगा, है ना। 9 5 14 34, हाँ सही 64 करेक्ट। तो ये फॉर्मेट है दोस्त। जब फार्मूला याद रहेगा तो ही इस पर सवाल लगा पाओगे, नहीं तो वहीं पर छछुंदर की तरह मुँह बागे खड़े रहोगे। तो फार्मूला जरूर रटा करो। अगला देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मैं सवाल देता हूँ, देखो मैंने दिया 8 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा भैया, देखो माइनस 2ab, माइनस 2 गुणे a का मान कितना है 8 है, b का मान कितना है 4 है, ये रख दिया मैंने। सॉल्व किया तो 8 8 या 64, 4 4 जा 16 और माइनस 2 8 या 16 और 16 4 जा 64। देखो ये आप वहीं से हो सकते हैं कि ये जुड़ जाएगा तो तुम्हारा होगा कितना 80, 80 में 64 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका। ऐसे a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर, देखो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस लगाया आपने a और b आपस में, यहाँ देखो a b लिख दिया और प्लस x प्लस ए बी। ये फार्मूला रट लीजिए भाई। अगला देखो फिर दिया है इसमें एक फार्मूला x माइनस ए एक्स प्लस बी। क्या फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला फार्मूला है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी प्लस ए, ये फार्मूला यहाँ तक रटना है। लेकिन a माइनस बी लग जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर माइनस है तो वहाँ पे माइनस का खेल बना देना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में, ठीक भाई। चलो अगला देखो भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ओ भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मेट है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z या 2xz। तो ये तो बहुत आसान है ऐसा फार्मूला, लेकिन रटना है, इसी पे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, देख लेना। देखो फिर है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। क्या कहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस 2xz। सही भैया, ये फार्मूला रटना है। फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या कहता है, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस वन। नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या कहता है, क्यूब माने समझो पावर 3, हाँ नहीं तो समझो ये क्या बोल जा रहे हैं, क्यूब क्यूब कह रहे हैं। क्या कहता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ईजी है दोस्त, फार्मूला रट लीजिए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे इस एल्जेब्रिक फार्मूला से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी बातें, क्लियर है। बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और भी बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बहुत जल्दी करो बेटा। चलो भैया अब इसमें देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बात और। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि क्लास 10th मैथ का एक बैकबोन होता है, समझ में बातें। तो ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है दोस्त, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी आपको आने चाहिए। कहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखो इसमें कितने आप देखेंगे, जैसे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक
कॉसेक, यही ना, ये 4-5 जो भी आपके सामने आते हैं ना, इन्हीं से पूरे के पूरे फार्मूले क्रिएट कर लिए जाते हैं। अब होगा क्या, देखो जैसे मैंने लिखा है बहुत सारे एंगल्स, देखो एंगल्स कुछ 0 डिग्री पे मेजरमेंट किए जाएंगे, 30 पे होगा, 45, 60 और 90, यही हम एंगल को मेजरमेंट करने का एक पैमाना बनाते हैं और इसी को आधार बनाते हो। जैसे मैं साइन थीटा देखूंगा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके सामने जो 6 एंगल दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को हम लोग इसके मेज़रमेंट करने के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे साइन थीटा का अगर आप पूछेंगे कि साइन थीटा 0 का मान कितना होता है, ठीक है, तो साइन थीटा 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, सही है। साइन थीटा या साइन 30 का मान कितना होगा, तो ये आप बता ले जाएंगे, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब कॉस थीटा पे आओ, कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 एंड कॉस 90 का मान 0। ज़रा एक बार मैं चाहता हूँ उसको ज़रा आप एनालिसिस करिए, क्या इसका बिल्कुल ये उल्टा नहीं लिखा है, यहाँ से 1 था, मैंने 1 √3/2 √3/2, ये बिल्कुल मैच था, मैच 1। ये देखो किस तरह से ये बिल्कुल और बिल्कुल इसका लगभग क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट दिख रहा है। तो ये थोड़ा गेस करना है, कैसे इसको याद करना है, ठीक है ना, इसके आधार पर इसको बेस बनाइए। tan 0 का मान 0 है, tan 3 का मान कितना होगा, 30 का 1/√3 है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट अनंत होता है, देयर इज़ नो रेंज। ऐसे कॉट का देखो तो 0 हो जाएगा, फिर देखेंगे कॉट 30 आपका इतना हो जाएगा, कॉट इसका देखेंगे ये हो, यानी जितनी भी चीज़ें दोस्त आपके सामने दी गई ना, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू से क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इससे बताता हूँ कैसे आते हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बताऊँ, देखो जैसे मान लेता हूँ दोस्त, एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के आपको बताऊँ। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि चलो भाई आप साइन 30 डिग्री और प्लस है ना कॉस 60 डिग्री, इसके वैल्यू को आपको बताना है। अब क्वेश्चन यहाँ फंसेगा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है, ये फार्मूला नहीं पता है, तो ये आप सवाल नहीं लगा पाओगे और होगा बहुत आसान। क्या करोगे, साइन 30, जरा साइन 30 का मान देखो, साइन 30 1/2 होता है, तो इसका मान कितना रख दिया, 1/2 रख दिया, यही तो होगा, और यहाँ प्लस लगा दो। क्या है, कॉस 60 का मान कितना भैया, कॉस 60 कितना 1/2 है, वो भी 1/2 है। अब जरा सॉल्व करो इसको, 2 और 2 का पहले एलसीएम निकालो, तो एलसीएम हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। अब देखो इस 2 का टेबल पढ़ो कि ये 2 कट गया, तो 2 1 जा कट गया था, 1 जा कितने बार होंगे, 1 जा गया, और ये 1 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा इससे, तो 1 × 1 प्लस लगाओ, 2 1 जा और 1 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 × 1 सॉल्व करो इसको, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 अपान कितना है 2, सॉल्व करो, 1 1 2 अपान 2 हो जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा भैया 1, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये मैं कब लगा पाया हूँ, ये मेरी औकात नहीं थी लगाने की, लेकिन औकात बनी कब, व्हेन आई फाइंड द फार्मूला, जब मुझे फार्मूला के बारे में जानकारी हुआ, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपके सामने। हो सकता है कि ऐसे बहुत हार्ड भी आ जाए, कुछ अंडर वाले वैल्यू आ जाए, तो इसलिए आपको हर प्रकार हर चुनौतियों के प्रति अपने आप को रेडी करना है दोस्त, ठीक है। देखिए जैसे हमारी बॉडी में WBC होता है ना, WBC क्या करता है, शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रोब्स आता है, तो आपसे परमिशन नहीं लेता कि मारूं कि न मारूं, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, मारने की क्षमता रखता, मार देता है, मार पाता है तो मारता, नहीं तो आपको बता देता है, फिर आपका तबीयत खराब हो जाता है, आप दवाई लेते हैं बाहर से, फिर उसको एक्टिवेट करते हो, फिर मरता है। तो यानी वो मदद कर रहा है बिना परमिशन के। ऐसे तुम भी सवाल लगाओगे बिना परमिशन के, अगर आपके दिमाग में ऐसे फार्मूले पते रहेंगे तो, ठीक है ना। चलो अब आगे बताता हूँ मैं, अभी इसको बताता हूँ, पहले इसको इसी के माध्यम से इसको देखिए, कुछ स्पेशल फार्मूला। जैसे दोस्त साइन थीटा का मान होता है P/H, बट बच्चे कहेंगे साहब ये पीएच वैल्यू साहब ये तो हमें केमिस्ट्री में पढ़े थे, पावर ऑफ हाइड्रोजन है सर, सर 1 से 6 के बीच में एसिड था, 7 पे सर न्यूट्रल था, 7 से ऊपर 14 जब गए थे तो बेसिक था, तो सर ये का पीएच कहाँ से आ गया।
अरे मूर्ख बालक, दिस इज नॉट अ पेज वैल्यू, दिस इज द पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। समझो भैया, एक ट्राइंगल बनाता हूँ। देखो जैसे मैंने ये बना दिया, ये तो समझ पाते हो ना। आपने एक समकोण त्रिभुज बना दिया दोस्त, ध्यान समझिएगा इसको। अब इसमें होगा क्या, इसमें कुछ फॉर्मेट है। देखो जैसे ये दोस्त हमारा क्या था, एक बेस होता है। क्या है, बेस है, यही तो है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा हाइपोटेनियस के बारे में बताता है ना, और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर हो जाता है। अब जरा समझिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस। इसी तीनों फॉर्मेट को हम पाइथागोरस प्रमेय के एक थ्योरम मिलेगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने, उसी से रिलेट करेंगे हम इसको। क्या करेंगे, जैसे मान लेता हूँ दोस्त कि हमको साइन थीटा, अब मैंने एक इक्वेशन में, देखो मैं समझा के दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लेता हूँ कि मैंने आपको एक सवाल दिया, जैसे मान लो दोस्त कि मैंने दे दिया तुमको, ये दे दिया वैल्यू 8, और फिर मैंने आपको दे दिया ये वाली वैल्यू क्या, ये वाला दे दिया आपको 24। ध्यान से समझो, हमने कहा सर बेस निकालो, या मैंने ये सवाल दिया और आपसे कहा या चलो इसको भी दे दीजिए, इसको दे दिया 12। आपको तीनों वैल्यू पता है, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस पता है, क्लियर है। हमने कहा बेटा जरा इसमें साइन थीटा का मान निकालो। अब हम सर वहाँ पे थोड़ा बिचिक पड़े, अरे बिचिक मैंने अब गाए हुए नहीं हो कि बिचिक जाओगे, लेकिन चौंक पड़े। अब पूछा गया सर ये साइन थीटा किसका साइन बता दें, बीमारी का साइन, सिम्टम है क्या ये? अरे नहीं मूर्ख, ये साइन थीटा है कि एंगल बताना है। देखो साइन थीटा का मान हमने देखा, कहा पी अपान एच होता है, तो मैंने कहा सर ये साइन बराबर होता है क्या, पी अपान एच होता है। हमने कहा परपेंडिकुलर, अरे बेटा परपेंडिकुलर कहाँ हो, तो परपेंडिकुलर हमने देखा का ये भाई साहब पी 24, भाई साहब एच हाइपोटेनियस 8, काटो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप सोचो, इसी में मैं आपसे कहूँ कि बेटा जरा टैन थीटा का मान बताओ। अब टैन वाला आ गया कसम से, ये तो लगने वाला बाप लगेगा नहीं, कतई जहर सवाल है ये। देखो टैन थीटा का मान देखो, पी अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है बाबू 24, बेस कितना है 12, काटो 12 एक और 12, 12 2 जा कितना आ गया 2। ये तुम लगा पाते हो बाबू जब ये पता होगा। इसको आपने हिंदी मीडियम में लोग पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं लाल बटा कक्का। मैं थोड़ा सा इसको और भी संक्षिप्त करता हूँ, देखो लाल बटा कक्का कहा जाता है, समझो बेटा। देखो हिंदी में बताता हूँ, ये देखो जब आप थोड़ा और मतलब इसको और जानकारी और डीप करना चाहोगे तो इसको जान दो, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको, आधार कहते हैं। और ये वाला हमारा क्या होता है, ये लंब होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। देखो एल लंब, ए आधार, ठीक है ना, के फॉर कर्ण। तो देखो ये होता है साइन थीटा, साइन कॉस टैन, ऐसे बनाया जाता है, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब ये देखो कहाँ, ये है लंब पी, कर्ण हमारा कितना है यच, तो पी बराबर कितना आ गया, यच आ गया। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत तगड़ा रटते हैं इसको, उनका फॉर्मूला बड़ा तगड़ा है भैया, लाल बटा कक्का। उधर से उल्टा पढ़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका, उल्टा बना देना बस, वो साइन कॉस टेन के अलावा क्या बन जाएगा, कॉट सेक कॉसेक का बन जाएगा। तो ये सिस्टम है दोस्त, इतना आसानी से मैथ अगर आप सोचो कि आ जाएगा तो नहीं आता है। जितने भी काट होते हैं 3600 काट इसमें लगाना पड़ता है, तब चीज़ों को बहुत आसान बना लेते हो। समझ में आया? तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे देखो भैया कुछ फार्मूला और बता देता हूँ। जैसे लिखा है भैया देखो, कॉसेक थीटा का एक वैल्यू और होता है 1 अपान साइन थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 अपान साइन थीटा। तो इसको ध्यान रखना। जैसे मान लेता हूँ एक सवाल आपको देता हूँ, हमारे पास दोस्त मान लेता हूँ कि एक सवाल है, जैसे मान लो कि हमको दे दिया जाए साइन थीटा इंटू, ठीक है ना, इंटू कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू पूछ लिया आपसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है। अब ये सवाल पूछा जाएगा तो देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान हमको अभी छोड़ दीजिए, नहीं पता है, ठीक है। इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा हो सकता है। साइन थीटा कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये सब वैल्यू पता होगा ना, यानी ये फार्मूला भी सही है। टैन थीटा, अब आप सोचो भैया ये सवाल देने के बाद आपसे अगर इसमें पूछ लेता कि टैन थीटा कितना होगा, कितना टैन थीटा, तो ये बड़ा टफ हो जाता है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे tan थीटा इसके लिए पूछा जाता है तो सबसे पहले sin थीटा निकालते, तो sin थीटा का मान देखो कितना आया था, अभी 3 आया था, यही तो है, तो यहाँ 3 रख देते तुम। फिर देखो cos थीटा जब तुम लगाए थे कहाँ गया, तो ये cos थीटा का मान 2 आया था, तो ये cos थीटा का कहाँ मान रखोगे, नीचे 2 रख दोगे, तो ये वैल्यू किसका आ गया, tan थीटा का आ गया। यानी हर एक फार्मूला एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप कंसंट्रेट करके माइंड में इसको मैकअप बना लीजिए कि हाँ कैसे जोड़ के चलना है, इस फार्मूले को तभी रट पाओगे। साइन थीटा अपन 1 cos sec होता है, कॉस बराबर 1 sec होता है। यहाँ पर देखेंगे tan थीटा का मान होता है 1 cot थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। एक फार्मूला और है, दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन जो है 90 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यानी cot का tan के साथ, cos का साइन के साथ, साइन का cos के साथ, ये रिलेशन है। sec cos sec के साथ हो जाएगा, cos sec जब बदलेगा तो sec में चेंज होगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ये क्वेश्चन आता, ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos sec कितना हो जाएगा, साइन, अब देखो वहाँ पे, हाँ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ध्यान देना, ये कभी कभी पूछा जाता है। इसे देखो दे देगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। अब भैया देखो इसी को मैंने क्या कह दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ये 1 ऐसे है, ये cos को उठा लेकर यहाँ में चला गया, ये तो ये बचा क्या, साइन नहीं बचा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। तो इस फार्मूले को भी कैसे आप चेंज करेंगे, साइड को बदलेंगे, ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ इसमें हो जाएगा। फिर देखो सेक में आप हो गया, सेक सी मतलब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक माइनस कॉट थीटा। समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा बौरहा है सवाल, इतना आसानी से आएगा नहीं, इसके लिए आपको धतूरा बनना पड़ेगा। धतूरा, धतूरा समझ रहे हो भाई, अरे धतूरा मतलब वो गांजा नहीं बनना है आपको, पागल बनना पड़ेगा। सब भगवान महादेव धतूरा जब लेते हैं तब डम 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 नाचते हैं, इसे नाचो भैया, नाचोगे कब, तब तुम दीवाने हो जाओगे, पागल बनोगे इसके प्रति, तब अपने आप को लोगों से अलग कर पाओगे। नहीं तो सब पैरेलल चल रहे हैं, तुम भी चलो, 5 नंबर वो पाएगा, 5 तुम भी पाना, ठीक है ना। अब 5 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंचे 100 लाना है तो तुमको 100 गुना मेहनत करना पड़ेगा उससे। ऐसे इतना आसान नहीं है कि चुलबुली लाल की तरह आए और जो है नंबर लेके चले गए, समझो। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपन साइन थीटा, क्या मामला सही है बेटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट आपके सामने फार्मूला है। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ, देखो दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल तो जानना तो भैया ये सर्किल है ना, ये आपका रेडियस हो जाता है यहाँ से, जैसे मान लो ये हमने दे दिया यहाँ से एरिया, ये वो बना दिया, यहाँ हमारा क्या होता है, ये हमारा रेडियस है। अभी इसको यहाँ से सरकमफ्रेंस से मिला दो, डायमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायमीटर पूरा है, रेडियस उसका हाफ बन जाएगा। तो देखो दिया है मैंने कि सरकमफ्रेंस क्या होगा सर्किल का 2πr, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। सही है भैया। आगे देखो, अगर पूछा जाएगा उस सर्किल का एरिया क्या होगा, बहुत आसान है भाई, एरिया अगर पूछा जाए तो बहुत ईजी है। अगर तुमको सोचो ये रेडियस पता चल जाए, यहाँ पे रेडियस का मान मतलब 5 दे दिया जाए, ध्यान से समझो, रेडियस का मान 5 है, पूछा गया कि सर बताइए कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्किल, इस सर्किल क्या होगा, एरिया क्या होगा सर्किल का जिसका रेडियस 5 है। तो देखो मैंने फार्मूला लगा दिया, क्या एरिया निकालना है, तो मैंने लिखा πr², ठीक है, पाई रहने तो गुणे r का मान कितना भैया 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 25, तो 22 गुणे 25, हमने सॉल्व किया तो 22/7 हो गया, गुणे 25 हो गया। मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 25 दूना 50 हासिल आया 5, 25 दूना 50 और 5 25 7, 550/7 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 बचा 6, और ये हो जाएगा 7 8 56 और बचा 4, और 7 देखो 78.5 समथिंग आ जाएगा इसका मान। चुटकियों लगाओ भैया, कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा मैथ उतना ही तुम्हारी ज़बरदस्त तंदुरुस्त रहेगी, हेल्दी रहेगी, ये तो मलिश रहोगे, समझ रहे हो ना। तो ये फार्मूला आपका हो गया, तो इसको रटिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी थीटा अपान कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे लेंथ ऑफ एरिया आप आर्क निकालेंगे सेक्टर एंगल का, तो कितना होगा थीटा अपान 60 मल्टीप्लाई 2πr हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे देखो, अगर डायमीटर पूछा जाए स्फीयर का, तो स्फीयर का डायमीटर कितना होता है 2r, सरकमफ्रेंस से कितना होगा एरिया स्फीयर का 2πr होगा, और सरफेस एरिया कितना होता है भाई, किसी स्फीयर का बताओ भैया, सरफेस एरिया नहीं पता है 4πr², बस फार्मूला रटो बाबू, वाह समझ रहे हो ना,
समझ रहे हो ना मेरे चूरन। चलो इसको बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लो चूरन दादा। फिर इसके बाद मैं एक लास्ट आपको सिखाता हूँ, बस उसके बाद मैं अंतिम पड़ाव में आते हैं, फिर बताता हूँ तुमको कुछ महीन बातें जो ज़िंदगी में और आपके पेपर में आपको बेहतर ढंग से लोगों से डिफरेंट करने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी करिए बेटा। चलिए बेटा, अब इसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि लास्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके सामने है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। जो सिलेंडर होता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम आप देख लीजिए, आपके सामने कितना दिया भैया, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं। मान लेता हूँ कि जो सिलेंडर है उसमें आपको इसका रेडियस पता चल जाए, यानी कि आर अगर आपको पता चल जाए कि 8 दिया गया, कितना हो, 8 दिया गया हो। सपोज़ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ, तो कैसे आप करेंगे, तो इसका तरीका क्या है। देखो अगर ये दिया जाए इसे, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप लिखिएगा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, इतना तो रखिए। फार्मूला है इसका, किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है। हमको क्या निकालना है, हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी उसमें मुझे आर का मान पता होना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए। आर का मान मुझे 8 पता चल गया, हमने फार्मूला रखा 4/3 मल्टीप्लाई। अब पाई का मान कितना होता है, अभी आपने कुछ बताया था, या तो 3.14 वाला रखो, या तो नॉर्मल 22/7 रख दो, कितना हो जाएगा, 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई आर का मान कितना भैया, 8, लेकिन 8 स्क्वायर भैया, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर जान गए ना, तो कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करिए, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8 गुणे 8, ये तो होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो 24 को जब इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 22 4 या 88, मल्टीप्लाई 88 या 64 हो गया, बटा लगाओ, 8 है ये ध्यान रखना। अरे भाई 22 का 88 तो होता है, अपन देखो 3 नीचे है 7, कितना होगा, 21 हो गया, हुआ कि नहीं, है ना। अब कैसे लगाओगे भाई, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया आपके लिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके सामने मैं करता हूँ, देखो 88 60 से पहले गुणा कर, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3 आए, इतना आ गया, 6 से करो, 8 4 आया 8, ठीक है ना, 4 इतना हो गया, ऐड करो इसको 2 8 3 6 5, कितना आ गया भैया, 5 6 3 2। अब इसका मल्टीप्लाई इतना आ गया 21, इससे डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, बस। अब अगर ये कटे तो काटो, ना कटे तो छोड़ दो। चलो एक बार ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ, देखो इसको तुम यहीं 21 से गुणा यहाँ पर डिवाइड करो, इसे क्या करोगे, 22 जा, हाँ 2 जा ले जाओ, 22 जा कितना हो जाएगा 42, कम करो 4 1, इतना आ गया। अभी ये 21 से काफ़ी छोटा है ना, तो हम एक डिजिट और ले लेंगे, 3 हो गया, हमारे पास आ गया 143। अब हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी मरतों के पहुँच जाए, तो 6 ले जाओ, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 मरतों ले जाओ, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, कम करो, 13 में 6 गया कितना 7, 3 में 1, इतना हो गया। 2 उतारो, अब 21 का टेबल लेकर जाओ, तो 7 टाइम ले जाओगे तो 14, 8 ले 16, 8 मरतों चला जाएगा, देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, कम करो, तो ये 4 हो गया, ये ख़त्म, इतना आ गया 4। अभी डिसमिल लगाओ, 0 बढ़ाओ, ये 40 हो गया, तो 21 2 जा 42 ज़्यादा हो गया, यानी 1 जा जाएगा, अर्थात देखो 268.1 आ गया आंसर आपका। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आएंगे भैया, हल्के में लेना सवाल को, मैंने फिर कहा था तुमसे, सवाल बेटे बहुत ही आसान आता है, आप सोच भी नहीं सकते उतना आसान आता है, बशर्ते क्या है, बोर्ड के जो पेपर होते हैं इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन घुमा के देता है कि आप उसको समझना ही चाहते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे होते, वो बच्चा आसानी से समझ लेगा, जो ईमानदारी से पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा, वो आसानी से समझ जाएगा। और जब चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो ही आप चीज़ों को आसानी से और जल्दी सवाल लगा लेते हो।
इसीलिए मैंने भी कहा था कि सबसे पहले तुम एग्ज़ाम देने से पहले जो आपको समय मिलेगा उसमें 15 से 20 मिनट सिर्फ पेपर को रीड करने में, बहुत ही बारीकी से रीड करना, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके मसले सॉल्व हो जाते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करना। आगे देखिए कुछ बताता हूँ। लिखा है सरकमफेरेंस क्या होता है, यानी उसके चारों तरफ का जो घेरा है वो कितना होगा, तो 2πr/h। अभी इसमें देखो r पता हो जाएगा, मान लो 3 है, h पता हो जाएगा, मान लो 4 है, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2π गुणे 3 गुणे 4, ठीक है ना, 2 गुणे 22/7, 4 3 जा 12, सॉल्व करो, 22 जा कितना 44 गुणे 12/7, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 48, 4 आ गया, 5 चौका 48, 4 52/7, तो 528 बटा कितना आ गया 7। इसको डिवाइड करोगे भैया तो 7 7 जो 49, इस पर 3 बचा भी ना, तो 3 बचा, 3 इसको मिल गया, 7 5 जो 35, अभी 3 बचा, डिसमिल लगाओगे 0 करेगा, 7 4 जा 28, फिर 7 1 जा, ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अगर आपको पता है तो डिजिट चाहे जितनी बड़ी क्यों ना आएगा आप आसानी से लगा सकते हो। आगे देखो दिया है भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं आप देख रहे हो, आप आजकल जाते हो कहते हो भैया कौन सा मोबाइल है, तो कहा था भैया प्लेन वाला है, भाई गाड़ा बड़ा ले आया, तुम कर्व वाला लेके आओ, कर्व मोबाइल, और कर्व के चक्कर में 4-6 हज़ार महंगा चला जाता है। अब वही कर्व यहाँ आ गया है, अब महंगा करो, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या लगाओगे, 2πr²। समझ में आ रहा है ना बाबू, तो ये फार्मूला लगेगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया भाई साहब हैं सबको ले आओ, सबसे दोस्ती करा दो, और फार्मूला लगाओगे क्या, 2πr/h, उसमें ऐड हो जाएगा हमारा क्या 2πr²। ये जब जुड़ेगा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, TSA इसको कहा जाता है, ध्यान देना भैया, ये आता है कभी कभी TSA दे देगा इसका, तो ये देखना ये हमारा TSA हो गया, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस 2πr²। क्लियर है। चलो अब आगे मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ, देखो मैं इसको हटा दूँ, चलो भैया पोछा ओछा लगा देता हूँ मैं, ठीक है, पोछा लगाओगे तभी तुम आगे बढ़ोगे भैया, ये ना समझो कि सब पोछा काहे लगा रहे हो। ये हो गया। अब आगे देखो एक फार्मूला है ना, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी। देखो ये दिया है, एक नंबर है p का वैल्यू कितना है, ऊपर पावर m मल्टीप्लाई p का पावर n है। ऐसे सवालों में क्या करना है, जब इसको तुम लगाओगे ना तो ये हो जाएगा p का पावर m प्लस n। जैसे मैं सवाल देता हूँ, देखो जैसे दे दिया जाए आपके सामने 8 का पावर 5 मल्टीप्लाई 8 का पावर 7। अब आपको कहा जाएगा चलो इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करो, तो हम बिचकेंगे, हम क्या करेंगे, बिचकेंगे, लेकिन आपको बिचकना नहीं है, क्योंकि आपके पास तरीका है, किसके द्वारा, ये शिवा उपाध्याय ट्रिक आपके पास है। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ये तो ये हो गया 3 2 5, यही तो है। फिर हम क्या करेंगे, अब एक बार इसको सॉल्व करना, फिर यहाँ देखो 8 को 7 बार, 8 3 4 5 6 7, क्या मैंने कुछ गलत तो लिखा नहीं है, आपके सामने वही है ना, जो मसला था वही है, तसला वसला नहीं मसला। देखो ये 5 टाइम है मैंने लिख दिया, ये 7 टाइम है लिख दिया मैंने। क्या करना है, 8 8 या 64, फिर 8 या 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 फिर लेट जा, फिर लेट जा। तो लेटना नहीं है मेरे लाल, मैं तुमको ट्रिक दे रहा हूँ, उसको देखो, कुछ ना करना, कहना कि मेरे पास फार्मूला है, कौन सा, चाचा वाला, p का पावर m है, अगर सेम नंबर का पावर m हो या न हो कोई दिक्कत नहीं, सेम नंबर है, देखो पहले यस नंबर सेम है, तो एक मरतबा तुम 8 लिख देना, पावर ऊपर ऐड कर देना, जैसे m प्लस n है तो यहाँ तुम 5 प्लस 7 कर देना, 8 का पावर कितना आ गया 7 5 12, आंसर हो गया आपका। समझ में आया ना। तो देखो कितने बड़े सवाल थे, लेकिन इसका एक सेटिंग आपको पता है, चुटकी में लगा लेंगे। अगला देखो, अगर दिया जाएगा कि p का पावर m का पावर n, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, p पावर m, जैसे मैंने दिया 2 का पावर 3 का पावर 2, यही तो है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्त ये है कि जैसे ये फॉर्मेट दिया है तुम 2 लिखो, लिखा है ना, ये m के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 दूनी कितना 6। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, ये कर लो
2 यानी 6 बार हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितना आ गया भैया 64 आ गया। तो यानी चाहे जितना नंबर क्यों ना पड़ा हो, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हलचल करो अपने अंदर, हलचल मचाओ, जुनून जगाओ, तब जाके तुम सिकंदर बनोगे, नहीं तो बस नाम के रहोगे सिकंदर लाला। देखो ये बात समझ में आया। अगला फॉर्मेट, कोई भी डिजिट के ऊपर अगर 1 लिखा तो जान जाओ नंबर वही आएगा। जैसे 8 का पावर 1 लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। अगर किसी के पावर के ऊपर 0 लगा है तो मामला गड़बड़ाएगा। देखो मान लो 11 का पावर 0 लिखा है, हम सोचे थे अरे बाप 11 का पावर 0 यानी 11 0 गिरेयम 0, नहीं, तो इसका मान 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 दिखे, आंसर 1 लिख के आ जाना वहाँ पे। ये बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ दोस्त कि पावर 0 दिख जाए तो आंसर कितना 1। अगला देखो, अगर p का पावर m हो बटा p का ही पावर n हो तो क्या आंसर होगा। तो देखो लिखा है p का पावर m माइनस n कर देंगे। कैसे, देखो मैंने दिया 8 का पावर 6 अपान 8 का पावर 3, ठीक, या 8 का पावर 4 कर दिया, 8 का पावर 4 कर दो। अब कैसे सॉल्व करोगे, या तो तुम 8 8 8 8 करके 6 बार गुणा कर लो, नीचे 8 का पावर 4 बार गुणा करो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका चुटकियों में, क्या करोगे, जब सेम नंबर हो 8 लिखो, पावर ऊपर 6 लिखा रहने दो, इसके ऊपर भैया को ले जाओ -4 कर दो। 8 का पावर कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटाओ 2 हो गया। अब 8 का पावर 2 मतलब होगा 8 पावर 8, मतलब 8 8 या 64, आंसर आ गया आपका। क्यों इतना बड़ा झमेला पालोगे कि 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई, नीचे 8 को 4 बार मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, बस उसी में पलटी कर मारो, तो वो नहीं करना भैया। अरे समझ रहे हो बच्चा कि सो गए हो, ध्यान से समझो। ये हो गया। एक और देखो, अगर p का पावर माइनस में दिया है, जैसे मान लो कि 8 का पावर -3 दिया है, तो क्या करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि 1 अपान लगा दो, 1 अपान 8 का पावर 3 लिख दो, बस यही आंसर हो जाता है। माइनस से छुटकारा मिल जाएगा। ये बात समझ में आया। इतनी चीज़ें इसमें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझो भैया। चलो अब आगे थोड़ा सा हो, अब थोड़ा सा जंग लड़ लीजिए इसके साथ भी, फिर मज़ा आएगा। देखो दिया है कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अरे बाबू कोन, खेत में कोन नहीं गोड़ना है तुमको। कोन मतलब होता है शंकु। आपने कभी वो देखा है जोकर, जोकर की टोपी लगी रहती है, आप कभी बर्थडे पार्टी में जो टोपी लगाते हो वही तो कोन है बाबू। देखो जैसे ये वाला, ये यही से चुड़की निकाल दो इसे, ये अब होली में लगा लो इसको और 2 घूंट गिलास में पियो बढ़िया मत, जो है मधुर मधुर मधुर, और उसके बाद टोपी लगा कर नाचो पूरा मोहल्ला। तो ये टोपी है, ये कौन है बाबू। तो इसमें कह रहा है स्लैंट हाइट का कोन। तो किसी भी स्लैंट की हाइट जब कोन के नापोगे तो उसका फार्मूला होता है L√R² प्लस L²। देखो ये वाला कह रहा है, ये आज ये पूछ रहा है कितना होगा। मान लो ये रेडियस अगर तुम्हें यहाँ से पता चल जाए कि ये हमारे पास 4 है, ठीक है। हाइट आपको जो है यहाँ से निकालना हो, कैसे निकालोगे, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ से ये लेंथ निकालना रहे तो मान लो ये हाइट हमको पता चल जाए, हाँ हमको स्लैंट हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, कि L का मान निकाल लेना आसानी से। जैसे मान लो कि हमें L का मान यहाँ पता चल जाए 5, H का मान पता चल जाए 4, यही हो जाए। हमसे L पूछा जा रहा है, सॉरी R का मान यहाँ पे 4 है। देखो ये पता है हमसे। यहाँ पर मान लो कि चाहे ये H हाइट ले लो, 4 5 हाइट ले लो, L का मान निकालो, तो L बराबर क्या होगा, फार्मूला लगाओ R² प्लस H²। सॉल्व करो, R का मान कितना भैया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस H का मान 5 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ, 4 जोक 16 हो गया, प्लस 50 25 हो गया, यही तो होगा, अंडर रूट लगाओ, 25 और 16 का मल्टीप्लाई करो तो 2 1 3 33 5 41, अंडर रूट में 41 आ गया। अब सॉल्व करोगे तो कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, हो गया। तो ये फार्मूला अगर पता है तो बड़े से बड़े सवाल, धुरंधर सवाल को भी आप चुटकियों में क्या कर दोगे, नस्ते नाबूद कर दोगे। सही है। चलो अब कर्व सरफेस एरिया कौन का, कर्व माने किनारा वाला सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो बता देना क्या πr/L होता है। क्या हो जाएगा बेटा, πr/L। समझ में आ रहा बच्चा।
ध्यान से समझो बच्चा। हाँ, फिर देखो वॉल्यूम इसका पूछा जाएगा कितना होगा, तो वॉल्यूम बता देना कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रट डालो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है भाई, तो वॉल्यूम है कौन का, कौन जो उड़ने वाला नहीं है। फिर देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते होंगे बहुत ही आसान है। पेरीमीटर होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का पेरीमीटर। जैसे मान लो मैं ऐसे हल्का सा बता, देखो जैसे मान लो कि मैंने ये चीज़ दे दी इसे, ठीक, हमने बता दिया इसकी लंबाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है, मतलब हमने बता दिया एल बी एच, ये तीनों का मान हमें पता चल गया, 2 है 3 है 4 है, ठीक है। मान लो इसे पता कर दिया मैंने क्यूबॉइड दिया, क्यूबॉइड में हमने बता दिया एल लंबाई, लेंथ, ब्रीथ, एच उसकी हाइट, तीनों की वैल्यू 2 3 4 है। हमसे कहा गया चलो ज़रा बेटा इसका पेरीमीटर बताओ, तो हमने कहा क्यूबॉइड का पेरीमीटर सर होता है P = 4 ब्रैकेट के बाहर होगा L + B + H होता है। हमने क्या लिखा, 4 ऐसे रहने दो, L का मान 2, B का मान 3, H का मान 4 हो गया, जोड़ो तो 4 2 3 5 4 9, ये मतलब होता मल्टीप्लाई, 4 × 9 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया ना पेरीमीटर, कितना आ गया 36। ट्रिक कब लगाओगे, व्हेन यू रिमेंबर द फार्मूला। समझ में आई ना बात, क्लियर। आगे देखो लेंथ, अगर सबसे जो लॉन्गेस्ट वाला डायगोनल होगा क्यूबॉइड का उसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर एच बी प्लस एच स्क्वायर, यानी तीनों के स्क्वायर करके अंडर रूट में रख दो, फार्मूला निकल जाएगा आंसर। टोटल सरफेस कितना होगा, तो टोटल सरकमफेरेंस आप देख लीजिए दोस्तों, टोटल सरफेस आप क्यूबॉइड का कितना होता है 2 कॉमन लीजिए, लंबाई को किसके साथ यानी लेंथ को ब्रीथ के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर वेट को हाइट के साथ करिए, फिर लेंथ को हाइट के साथ करिए। ये हमारा पूरा खेल बता देगा कि टोटल सरफेस जो क्यूबॉइड का होता है कितना होता है। समझ रहे हो। चलिए वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, बहुत आसान है भाई, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों मल्टीप्लाई करो। मान लो कि अगर ये 8 है, ये 3 है, ये 10 है, कुछ ना मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 मल्टीप्लाई 10 240 आ गया। चलिए बेटा आगे देखो, ये बात समझ में आई, तकलीफ होना नहीं चाहिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, तकलीफ मुझे होने दो, मुझे स्नीजिंग आने दो, नो प्रॉब्लम, बट आप रेडी रहो। एक और देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसी भी जो कोन होता है ना, इस पूरे कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, तो उसका फॉर्मेट होता है पाई आर कॉमन होगा, L + R को क्या करेंगे अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा पाई आर एल जो होगा, पाई आर कॉमन लिया, L + R को ब्रैकेट में किया, दैट इज द फार्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या मज़ा आया बेटा बच्चे, मेरे बच्चा, मेरा मुन्ना, मुझे ज़रूर पता है कि आप बहुत ही मज़े के साथ ज़बरदस्त तरीके से समझे होंगे, सुने होंगे। अब कल की बारी है, कल आप किस तरह से 10 मार्च को झंडा गाड़ के आओगे, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देगा, ध्यान दीजिएगा। ईमानदारी से दोस्त इसको लिख लीजिए कापी में, 2 4 5 8 बार प्रैक्टिस करिए। दोस्त होता क्या है ना, हम लोग बुक में तो किताबों में फार्मूला बहुत रहता है, लेकिन उस फार्मूले को ना हम लोग खुद से जब पढ़ते हैं तो शायद उतना आसानी से याद नहीं होता, और जब सामने कोई व्यक्ति बता रहा होता है ना, और उसको जब आप थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनते हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंठस्थ हो जाती है, यानी इस खोपड़ी में घुसती है। तो खोपड़ी में कब घुसती है, जब कोई सामने बोलने वाला होता है, चिल्लाने वाला होता है, तब आपको लगता है यार ये बौराहा पागल की तरह चिल्ला रहा है, कुछ तो बताने वाला है, कुछ तो बता रहा है बंदा, सुनो इसको। और जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो ना, तो जान लो ज़िंदगी भर के लिए आपके जहन में जाती है। कभी कभी एग्ज़ाम से पहले पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, और वो आते भी एग्ज़ाम में मुलाकात भी हो जाती है उनसे, तब आपको उस अध्यापक का चेहरा ज़रूर याद आता है कि नहीं भाई ये उन्होंने कुछ कारनामा दिया था और उसका रिजल्ट सामने मेरे दिख रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्त आज हम लोगों ने एग्ज़ाम से पहले ये मेरे विचार किया कि हाँ, जब मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट को लिखा, मैंने फिजिक्स पढ़ाई, मैराथन लिया, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, मैराथन लिया, मैंने बायोलॉजी पढ़ाई, मैराथन लिया। दोस्त जितने भी मैंने मैराथन्स लिए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ।
मैं भी सब कुछ तो नहीं कहता, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। काफ़ी प्रश्न उसमें मिले थे। काफ़ी बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मिले हैं। मैंने दोस्त ऐसे देखे कि उस साइंस के पेपर में एज इट इज़ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, जान लीजिए कम से कम 30 से 35 नंबर के सवाल एज इट इज़ सेम आ गए हैं। और इस प्रकार से जान लीजिए, मैंने उसमें बच्चे ने दिखाया, पेपर मैंने लिया तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 43 नंबर मैंने उसमें से एज इट इज़ देखा, जो मैंने ही उसमें पढ़ाया था अपने उस एक दिन पहले जो मैराथन लिया था। और बाकी तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से तो उसमें थे ही, इनडायरेक्ट नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट वो थे। फिर दोस्त मैंने आप लोगों की कहने पर, आपकी इस मोटिवेशन से मैंने फिर एसएसटी का क्लास लिया, मैराथन लिया, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न उसमें से मिले। और मैंने अपने स्तर पर आप लोगों को जितना भी दोस्त देना था उतना मैंने प्रयास किया। बारी आपकी है, अब आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना बेहतर ढंग से लिख के आते हो, यह आपके हाथों में है। हिंदी के विषय पर भी मैंने विचार किया, डिस्कस किया, हमने वीडियोस डाले हुए हैं। अब बारी थी कल मैथ की, तो फिर मैंने सोचा कि अब जब सब चल ही चुका है तो इनको ना छोड़ा जाए, साथ में लेकर चलेंगे और साथ में आपको बेहतर पास आउट भी करा के लाएंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप बेहतर ढंग से जाइएगा, पेपर देकर आइएगा, झंडा गाड़ के आइएगा। तनिक भी हेजिटेशन, तनिक भी फॉर्मलिंग नहीं करना है, बिल्कुल प्रेम से जाइए, आराम से जाइए, इत्मीनान से बैठिए। आपको लगे कि हाँ जैसे मैं घर पे अपने क्लास में, अपने स्कूल में, ट्यूशन्स, कोचिंग में रहता हूँ, सेम ऐसे बैठिएगा। तनिक भी चिंता मत करिए कि क्या होगा, नहीं, आप पढ़ के जाओगे ईमानदारी से, मुझे विश्वास है अब बेहतर करके आओगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये आई होप कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और दोस्तों तो ज़रूर सेंड करिएगा। और जो हमारे मित्र यारगढ़ दोस्त बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।